हाईली सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, यानी कि वो लोग जिन पर तनकीद की जाए तो वो इंतहाई भड़क उठते हैं कि आप खुद हैरान हो जाते हैं कि अगर मैंने थोड़ी सी तनकीद कर दी तो इसमें इतना भड़कने वाली कौन सी बात है। लेकिन ऐसे लोग जिनको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है वो हाईली सेंसिटिव होते हैं, यानी कि उनको जरा सी तनकीद बहुत ज्यादा नागवार गुजरती है और उस तनकीद पर आप उनका रेज यानी कि उनका गुस्सा उनके चेहरे पर, उनकी बॉडी लैंग्वेज में बासानी देख सकते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं साइकोलॉजी, फिलॉसफी, सेल्फ इंप्रूवमेंट और प्रोडक्टिविटी पर। और आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के एक टॉपिक यानी कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, जिसमें शामिल है साइकोपैथ, सोशियोपैथ और नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है ये बनाने का जो मकसद है वो आपको एजुकेट करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो देखने के बाद आप गली में चल रहे हर बंदे को बोलें कि भाई ये साइकोपैथ है, ये नार्सिसिस्ट है। आपने डायग्नोज नहीं करना। अगर आप वाकई में किसी को लेकर शक में मुब्तला है कि इस बंदे के साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी एक्सपर्ट के पास जाइएगा और उसकी राय लीजिएगा। लेकिन ये जो वीडियो है ये जस्ट आपकी एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए है, ताकि अगर आपकी लाइफ में वाकई में कोई ऐसा बंदा है जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है तो आपको मालूम तो हो कि आपके साथ क्या ड्रामे हो रहे हैं। तो दरअसल ये वीडियो सिर्फ इसी पर्पस के लिए है। साइकोपैथ, सोशियोपैथ, इनकी तो मैं सिर्फ डेफिनेशन बताऊंगी, लेकिन नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है ना वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है और उसको समझने के लिए एक वीडियो नहीं बल्कि बहुत सारी वीडियोस दरकार हैं। तो अगर आपको पसंद है ये टॉपिक और आप चाहते हैं कि हम इसको एक्सप्लोर करें तो इस वीडियो पर कमेंट करके मुझे बताएं, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। लेकिन प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि मुझे आगे इस टॉपिक को मजीद एक्सप्लोर करना चाहिए या नहीं। लेकिन प्लीज खामखा में लोगों को डायग्नोस करते ना फिरिएगा, लोगों को खामखा में लेबल ना कीजिएगा। लेकिन हाँ, आप ये वीडियो देखकर और मजीद रिसर्च करके ये जरूर जान सकते हैं कि आपकी जिंदगी में ऐसे टॉक्सिक लोग मौजूद हैं या नहीं। सबसे पहले बात करेंगे साइकोपैथ की। मैं आपको कोई भी साइंसी जो लफाजी होती है ना, जो साइंसी टर्म, साइंटिफिक टर्म्स बोलते हैं, तो उर्दू भी नहीं आती इतनी अच्छी, जो साइंटिफिक टर्म्स हैं उसमें लेकर जाकर आपको नहीं उलझाऊंगी, बल्कि सिंपल सिंपल बताऊंगी कि जो साइकोपैथ होते हैं वो दरअसल एक ब्रेन है। आप यूँ कह सकते हैं कि ये पैदाइशी है, ये जेनेटिक्स हैं आपके, ये जिनियाती होता है कि अगर आपकी फैमिली में दादा परदादा या कोई जो है ना वो साइकोपैथ है और ये खास किस्म का ब्रेन होता है। इस ब्रेन में होता क्या है कि इसमें ना एम्पैथी यानी कि हमदर्दी नहीं होती, इसमें इमोशंस नहीं होते। ये बहुत ही ज्यादा चार्मिंग और इंटेलिजेंट लोग होते हैं, लेकिन इनमें हमदर्दी की कमी नहीं बल्कि हमदर्दी होती ही नहीं है। इनका ब्रेन एम्पैथी, फेयर या जो भी इमोशंस हैं इस किस्म के वो रजिस्टर ही नहीं करता। वैसे तो बहुत मुश्किल है कि आपकी मुलाकात कभी किसी साइकोपैथ से हो, अगर तो आप वकील, पुलिस जो है ना या जज नहीं है। अदरवाइज साइकोपैथ सिर्फ सीरियल किलर नहीं होते हैं दोस्तों, ये वाइट कॉलर जॉब्स भी करते हैं। जो बड़े बड़े सीईओज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के, बिजनेस टाइकून, सर्जन, डॉक्टर्स, वकील, ये भी साइकोपैथ हो सकते हैं, लेकिन इनकी तादाद बहुत 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 कम है। और यही वजह है कि मैं इस डेफिनेशन से ज्यादा इस पर और रोशनी नहीं डालूंगी। सोशियोपैथ के बारे में कहा जाता है कि ये साइकोपैथ की तरह होते नहीं हैं, यानी कि पैदाइशी एंटी सोशल डिसऑर्डर पर्सनालिटी का शिकार नहीं होते, बल्कि सोशियोपैथ बनते हैं। कैसे बनते हैं? बहुत ही बुरे हालात में। जब हालात इतने बुरे और इतने ज्यादा कशीदा हों, इतने सख्त हों और कोई भी बच्चा ऐसे हालात से गुजरे तो बहुत मुमकिन है कि वो सोशियोपैथ बन सकता है। सोशियोपैथ भी डेफिनेटली लैक ऑफ एम्पैथी यानी कि हमदर्दी नहीं होती उनमें और वो दूसरों के जज्बात का एहसास नहीं करते। लड़ते बढ़ते बहुत ज्यादा है, गैंगस्टर्स हो गए, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हो गए, या फिर जो वो लोग जो बहुत ज्यादा, जिनके जो इमोशंस हैं वो बड़े इंटेंस होते हैं और वो बात बात पर लड़ना शुरू कर देते हैं और उनसे लोग काफी डरते हैं, घबराते हैं। तो ऐसे लोगों को आप सोशियोपैथ कह सकते हैं। और इसकी भी मैं मजीद गहराई में नहीं जाऊंगी, क्योंकि जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। क्योंकि आप कभी किसी साइकोपैथ से मिले ना मिलें, सोशियोपैथ से मिले ना मिले, लेकिन हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि आपकी मुलाकात किसी नार्सिसिस्ट या ऐसे इंसान से होगी जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार होगा। सवाल ये पैदा होता है कि नार्सिसिस्ट कौन होते हैं और इनकी क्या पहचान है, क्या सिम्टम्स हैं, वो क्या अलामात हैं जिन्हें देखकर आप किसी भी इंसान को नार्सिसिस्ट का लक़ब दे सकते हैं। बहुत सिंपल,
लैक ऑफ एम्पैथी यानी कि हमदर्दी की कमी, दूसरों के इमोशंस को ना समझ पाना, ग्रैंडियोसिटी यानी कि अपने आप को बहुत ही कोई अजीम, बहुत ही कोई काबिल इंसान समझना, सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट, जी हाँ, एहसास हकदारियत कि भाई मैं तो हकदार हूँ, आप कुछ भी करके दे रहे हैं वो एहसान नहीं है, वो उन्हें लगता है कि उनका हक है क्योंकि वो इतने स्पेशल, इतने खास किस्म के लोग हैं कि उन्हें वो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना उनका हक है और आपका फर्ज है उन्हें ये ट्रीटमेंट देना। हाईली सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म यानी कि वो लोग जिन पर तनकीद की जाए तो वो इंतहाई भड़क उठते हैं कि आप खुद हैरान हो जाते हैं कि अगर मैंने थोड़ी सी तनकीद कर दी तो इसमें इतना भड़कने वाली कौन सी बात है। लेकिन ऐसे लोग जिनको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है वो हाईली सेंसिटिव होते हैं, यानी कि उनको जरा सी तनकीद बहुत ज्यादा नागवार गुजरती है और उस तनकीद पर आप उनका रेज यानी कि उनका गुस्सा उनके चेहरे पर, उनकी बॉडी लैंग्वेज में बासानी देख सकते हैं। दूसरों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना, दूसरों का फायदा उठाना। आप बोलेंगे ये वाली क्वालिटीज तो सब में ही होती हैं, इसमें कुछ ऐसा स्पेशल तो है नहीं, यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम मतलब थोड़ा बहुत नार्सिसिज्म हम सब में होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत अहमियत, एहसास हकदारियत, थोड़ा कभी कभार सेल्फिश हो जाना, ये हम सब में होता है। लेकिन जब कोई चीज अपनी लिमिट क्रॉस कर जाए, जब कोई चीज आपकी रिलेशनशिप्स में, आपकी ग्रोथ में आकर आपके लिए नुकसानदेह बने, तो उस पर फिर नजरसानी करना जरूरी होता है। अब ये जो मैंने आपको सिम्टम्स बताया ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब आप मुझे बताएंगे कि मुझे इस टॉपिक को मजीद एक्सप्लोर करना चाहिए तो हम मजीद डेप्थ में जाएंगे। लेकिन याद रखिए कि इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी उसमें सबसे पहला जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगी वो होगा नार्सिसिज्म में और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में फर्क। यानी कि नार्सिसिज्म जो कि जिसमें ग्रैंडियोसिटी है, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, लैक ऑफ एम्पैथी है, वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी कि ये एक खास किस्म का डिसऑर्डर है ना जो किसी भी इंसान के अंदर है और उसकी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है। इन दोनों में फर्क क्या है? आप कैसे इस बात की निशानदेही कर सकते हैं कि जिस इंसान के साथ आप रह रहे हैं या फिर जिस इंसान के साथ आपकी दोस्ती है या आपका बॉस है या जो भी है वो नार्सिसिस्ट है, यानी कि उस नार्सिसिज्म का शिकार है, या फिर उसे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। इन दोनों में जो फर्क है ना वो बहुत बहुत ही बारीक है और इस बारीक से फर्क को मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी कि इन दोनों में क्या फर्क है। लेकिन एक बात तो तय है कि वो लोग जो टॉक्सिक लोगों के साथ रहते हैं, जो नार्सिसिस्ट या फिर वो लोग जिनको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उनके साथ रहते हैं, उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। ये जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है इसकी पूरी एक वोकैबुलरी मौजूद है। जी हाँ, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है और बाकायदा इसकी अपनी वोकैबुलरी है। बाकायदा ऐसे लोगों के अपने बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं जिन्हें आप नोट करते हैं और आपको पता चलता है कि आप कितने सालों से या कितने अरसे से नार्सिसिस्टिक अब्यूज का शिकार हैं। और यही वजह है कि आपको कभी कभार जब लगता है ना कि आप पागल हो गए हैं या आपका दिमाग खराब है, क्रेजी मेकिंग जो चल रही होती है, या फिर आप अपने आप पर डाउट कर रहे हैं कि शायद आप में कोई मसला है, ठीक है, आप में ही कोई कमी है, आपका पार्टनर तो बहुत अच्छा है, वो तो परफेक्ट है, शायद आप ही हैं जो रिश्ते में इनपुट नहीं डाल रहे। तो वहां पर ये बिहेवियरल पैटर्न्स, इनको समझना, इन पर बात करना, ये जो वोकैबुलरी है नार्सिसिस्ट की जो उनके लिए खास बनाई गई है, उस वोकैबुलरी को समझना आपको ये बताता है कि कैसे आप एक खास किस्म के अब्यूज से गुजर रहे हैं जिसको नार्सिसिस्टिक अब्यूज कहते हैं, और किस तरह से ये अब्यूज आपकी जिंदगी पर मनफी तौर पर असरअंदाज हो रहा है। ये कोई मामूली अब्यूज नहीं है। जो लोग गुजरते हैं इससे, उनके दिल से एक अल्लाह वाकिफ है और एक वो खुद वाकिफ है कि उन पर क्या बीत रही है। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे दिल में बहुत कंपैशन है, बहुत एम्पैथी है, क्योंकि जितना मैंने इस डिसऑर्डर को पढ़ा है और समझा है, तो जिनको ये डिसऑर्डर होता है वो तो अपने आप को परफेक्ट समझते हैं, उन्हें कोई वो चेंज नहीं होना चाहते, वो कभी थेरेपी में नहीं जाते। लेकिन उनके साथ जो लोग रह रहे होते हैं ना, वो बहुत सफर करते हैं, उन्हें बहुत तकलीफ का सामना रहता है। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि एक ऐसा डिसऑर्डर जिसको है वो तो सेट है, हट्टा कट्टा है, लेकिन जो बेचारे उसके इर्द गिर्द रह रहे हैं या जो उसके साथ किसी रिलेशनशिप में है वो सफर कर रहे हैं, उनको नुकसान है, उनकी जहनी सेहत खराब हो रही है और उनको थेरेपी लेनी पड़ रही है। मतलब जिसको डिसऑर्डर है वो थेरेपी के लिए नहीं जा रहा, उसको लगता है वो बिल्कुल सेट है। लेकिन जो बेचारे नॉर्मल लोग हैं जो उसके साथ जुड़ गए हैं किसी वजह से, या शादी हो गई है या बॉस है या कोलीग है या कोई दोस्त है, ठीक है, वो बेचारा मजबूर है, उसको पता नहीं उसके साथ हो क्या रहा है और उसको थेरेपी लेनी पड़ रही है। उसको लग रहा है कि वो पागल है, वो क्रेजी है, वो उसमें
कमी है, और वो जो दोस्त, वो नार्सिसिस्ट हस्बैंड या बॉस या कुलीग या आपका स्पाउस या जो भी है वो, ठीक है, आपके पेरेंट्स, जी आपके पेरेंट्स भी नार्सिसिस्ट हो सकते हैं। उन बेचारों को लगता है कि शायद वो सेट हैं, वो ठीक है, मसला हम में। नार्सिसिस्ट लोगों की तरफ कौन से लोग अट्रैक्ट होते हैं, ये भी एक अलग टॉपिक है कि वो कौन से लोग हैं जो नार्सिसिस्ट लोगों की तरफ मकनातीस की तरह ना उनकी जानिब खिंचे हुए जाते हैं, ठीक है। फिर इसमें एक ट्रॉमा बॉन्ड, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अगर मैं एक्सप्लोर करने बैठूं तो बहुत सारी वीडियोस बनेगी, लेकिन उसके लिए मुझे आपका फीडबैक चाहिए। अगर आप मुझे फीडबैक देंगे तो मैं आगे इस पर सीरीज़ बनाऊंगी। हम इस अब्यूज़ के बारे में खुद को एजुकेट करेंगे, क्योंकि एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं ऐसे जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज से गुजर रहे हैं, कुछ को पता है, कुछ को पता नहीं है। कुछ आकर मुझसे पूछते हैं कि क्या हमारे हस्बैंड कभी चेंज होंगे, क्या मसला है हमारी वाइफ के साथ। तो मैं उन्हें इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को हील करना बहुत मुश्किल है। अब एक बंदे को जब लग ही नहीं रहा कि उसे कोई बीमारी है, जब उसे ये लग रहा है कि ही इज एब्सोल्युटली फाइन, शी इज एब्सोल्युटली फाइन, तो वो कैसे थेरेपी में जाएगा, वो कैसे खुद को चेंज करेगा। चेंज करने के लिए इंसान को ये तो रियलाइज करना जरूरी होता है ना कि मेरे साथ कोई मसला है, मुझसे लोगों को तकलीफ पहुंच रही है, मैं टॉक्सिक हूं। तो ये उनको रियलाइज नहीं होता। और बहुत से लोग हमारी सोसाइटी में, बहुत से लोग रिलेशनशिप में 20-20 साल, 25-25 साल रिलेशनशिप में गुजार दिए, अपना 100% दे दिया, लेकिन नार्सिसिस्ट कभी खुश ना हुआ। उसने हमेशा आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, आपको गैसलाइट किया। अब ये गैसलाइट क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि ये टर्म इस्तेमाल होती है खासकर नार्सिसिस्टिक अब्यूज में, कि कैसे आप जो भी करते हैं उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। आपको ये एहसास दिलाया जाता है कि तुमने कुछ इतना खास तो किया नहीं है, खामखा में जो है ना वो तुम इतना उछल रहे हो, जस्ट नॉर्मली, तो बहुत नॉर्मल है। आपकी बड़ी से बड़ी अचीवमेंट को भी गैसलाइट किया जाता है और उसको ये इस तरह से बताया जाता है कि तुमने कुछ भी नहीं किया आज तक, तुम किसी काबिल नहीं हो। क्यों करता है ऐसा नार्सिसिस्ट, इस पर भी एक वीडियो बनेगी ताकि आपको समझ में आए कि कहीं आप नार्सिसिस्टिक अब्यूज का शिकार तो नहीं है, कहीं आप नॉर्मल और जिसके साथ आप रह रहे हैं उसको इलाज की जरूरत तो नहीं है, उसको ठीक होने की जरूरत तो नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम नार्सिसिज्म पर बात करें, इस पर सीरीज बनाएं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिए ताकि मैं बाकायदा इस पर छोटी छोटी वीडियोस बनाना शुरू करूं और हम इस अब्यूज़ को, जिससे बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं, जो कि बहुत डेवस्टेटिंग है, बहुत तबाहकुन है आपकी जहनी सेहत के लिए, आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए, इसको हील करने में सालों लग जाते हैं, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। हमारे माशरे में बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं, बहुत लोग तकलीफ़ में हैं इस अब्यूज़ की वजह से। उन्हें समझ में नहीं आता कि हम इतना कुछ कर लेते हैं लेकिन क्यों हमारा हस्बैंड खुश नहीं होता, क्यों हमारी वाइफ को हमारी कोई अचीवमेंट नज़र नहीं आती। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको शायद थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ में आया होगा साइकोपैथी, सोशियोपैथी और नार्सिसिज्म में। वैसे मैंने बहुत डीपली एक्सप्लेन नहीं किया, डीपली मैं नार्सिसिज्म को तभी बहुत एक्सप्लेन कर पाऊंगी क्योंकि नार्सिसिज्म की टाइप्स भी होती है ना, ये भी तो पता होना चाहिए कि आपका पाला कौन से वाली किस्म से पड़ा है। जी हाँ जनाब, जो नार्सिसिस्ट होता है ना उनमें भी इकसाम होती है। आपको पता लगना जरूरी है कि आपका पाला कौन से नार्सिसिस्ट से पड़ा है ताकि आप उसको उस तरह से डील कर सकें। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से शायद कुछ जानने को मिला होगा। अगर तो आपकी ज़िंदगी में कोई नार्सिसिस्ट है तो इंशाल्लाह इस पर फिर बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।